हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। और बच्चों, सब चल रहा है एज़ पर प्लान? ओके। बच्चों ऐसा लग रहा है बेनिफिट हो रहा है कुछ? ओके। हाँ जी, क्या करना है हमें? 4 हाँ बच्चों, बताओ। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, फिर तो बहुत बेनिफिट हो गया लग रहा है तुम्हें। 28th क्वेश्चन। इसका बी आना चाहिए। क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है क्या? स्टैंडर्ड मिस्टेक। ए कब आता है? अगर आप सीधा एफ इक्वल टू एम में लगा दो। बट हमें क्या लगाना होता है? एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम में, राइट? ओके, डन बच्चों। 29th। Normal contact force offered by a horizontal surface on a block placed on it doesn't form an action pair with the weight of the block, correct? स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। ये इसका रीजन बनता है कि नहीं? मतलब रीजन तो नहीं है इसका, वो बनना चाहिए, डी बनना चाहिए। डी कर लो बच्चों इसका। ओके, नेक्स्ट शीट करें बच्चों।
यस। हाँ बच्चों, ए पार्ट एनी डाउट? बी पार्ट? थर्ड क्वेश्चन। इसका डी आना चाहिए, थर्ड का। नहीं नहीं, डी नहीं। अ, क्या बनेगा बच्चों? बेसिकली हाँ, ए बन जाएगा। कैसे निकालोगे आप? दोनों का मोमेंटम तो सेम है। तो वन के पास एनर्जी क्या हो गई? P1² / 2m1। टू के पास हो गई P2² / 2m2। और आपको पता है कि E1 + E2 = A। तो इससे क्या बनता है देखो। ए बन जाएगा ना? ये ठीक दिया हुआ है बच्चों आंसर? ओके, आगे बच्चों। बच्चों आपका केवीपी बाइक कैसा हुआ? अच्छा, मैथ्स टफ थी। निष्ठा को हुआ होगा फायदा। क्यों निष्ठा? आपको तो मैथ्स बायो दोनों आते होंगे। हाउ वाज फिजिक्स? प्रोजेक्टाइल पे थे, अच्छा। ओके। हाँ बच्चों, इसमें बताओ बी पार्ट में कोई डाउट? ओके। अगली भी थी बच्चों शीट या यही थी?
अच्छा, और बच्चों कोई और डाउट इन दो चैप्टर्स से रिलेटेड? टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। यस, मैं बच्चे एक बार टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? फिर कोई भी जो आपके इन चैप्टर से स्पेसिफिक कोई और डाउट्स हुए वो डिस्कस कर लेंगे। आशीष, तनवीर जो आपने पूछे थे ना, उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट? Perfectly elastic ball bouncing on a horizontal surface. तो वेलोसिटी का तो 1 बन गया, एंड एक्सेलरेशन में थ्री बनेगा बच्चों एक्सेलरेशन का। वो क्यों? देखो, जब तक तो बॉल हवा में है तब तक तो एक सेम एक्सेलरेशन ही लग रही है ना उस पे, -g। और जो वो थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए जमीन के कांटेक्ट में, तब क्या होगा? तब बस एक्सेलरेशन उसको, देखो इमेजिन करो कि मतलब पहले एक्सेलरेशन -g से वो गिर रही है, अब जब वो जमीन से टकराई तो वो एक्सेलरेशन क्या करेगी? उसको उसने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देनी है, राइट? तो एक्सेलरेशन पहले बढ़ेगी और फिर खत्म होके फिर वो बाद में -g बन जाएगी। मतलब इसमें जो थोड़ा सा फ्लॉ है बच्चों वो ये है, अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली बात करें तो वेलोसिटी में तो उन्होंने कोई टाइम नहीं दिखाया, वेलोसिटी चेंज में है ना, दिखा दिया कि सडनली
वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। एक्सेलरेशन में उन्होंने एक पूरा इंटरवल दिखा दिया, मतलब वेरी स्ट्रिक्टली जो इसका ग्राफ होना चाहिए था, अगर वेलोसिटी का ग्राफ 1 है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह का होना चाहिए था बच्चों, मतलब नेगेटिव, एकदम बड़ी, फिर वही, एंड सो ऑन। समझ रहे हो बच्चों? बट मतलब चलो, ऑप्शन से हमें समझ आ रहा है कि वो अब वही पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर बच्चों बी बनेगा। ये ठीक है, गलत है? ओके। ट्वेंटी टू में वो मिसिंग है ग्राफ, है ना? 22 तो फिर कैंसिल होगा। अगला भी 23 भी। हम्म, ठीक है। और बच्चों? और कोई है बच्चों? फिफ्टी नाइन। Radius vector locating highest point is a triangle of elevation pi by। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? tan थीटा इक्वल टू h अपॉन r बाय 2। तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ना एक तरह से। तो वो पाई बाय 4 होना तो जरूरी नहीं होता। अच्छा, ये दिया हुआ है, इससे निकाल लेते हैं हम। हमें बेसिकली इस एंगल की बात हो रही है। तो tan थीटा बन गया h ओवर r बाय 2, 2r बाय h। तो 2 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हाँ, उल्टा लग दिया मैंने। ऐसे लिख देंगे, ये कट गया।
तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन 2 थीटा। तो ये क्या बन गया आपका tan थीटा बाय 2, मतलब इसको 5 बोल दो, तो tan थीटा आपका 2 है, तो ये आपका 1 बन गया, तो एंगल पाई बाय 4 आ गया, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। और रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन is greater than unity for a particle projected under gravity at some angle from horizontal. हम कह रहे हैं रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो बच्चों एक बार सोचो कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, मतलब विदाउट सॉल्विंग क्या हम बता सकते हैं? बताओ। तो देखो बच्चों, हम कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से बड़ी हो। ऐसा कब पॉसिबल होगा कि एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से बड़ी हो? क्या आप ये बात बच्चों लॉजिकली सोच पा रहे हो कि ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा ना अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो इन द मोशन? है ना? तो प्रोजेक्टाइल वाले केस में क्या होता है? प्रोजेक्टाइल वाले केस में तो क्या होता है कि पहले इनिशियल से कम होनी शुरू होती है और फाइनली इनिशियल के इक्वल हो जाती है मैग्नीट्यूड वाइज। इनिशियल से ज्यादा तो कभी भी नहीं हो पाती, है ना? तो इससे क्या पता चल गया कि जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, राइट? हो गया क्लियर? आंसर डी दिया हुआ है। नहीं तो ये ठीक होगा, है ना? 59 का आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ओके। सेकंड क्वेश्चन, inappropriate significant figures। ये क्या ऑप्शंस नहीं है इसमें? अच्छा, तो सी बनना चाहिए।
है ना बच्चों? तो सबको क्लियर है सी बनेगा। आगे। आगे बच्चों। हाँ बच्चों। अब ये बच्चों 9th क्वेश्चन में क्या होगा? तो बच्चों बस इसमें आप समझ सकते हो कि हम बस धक्के से आंसर ए निकाल देंगे, बट एज सच मतलब इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, है ना? क्योंकि आप कंपेयर ही डिफरेंट क्वांटिटीज को कर रहे हो, तो उसमें प्रिसीजन की बात कैसे करोगे आप? मतलब ए तो हमने बस मतलब ए और बी मेजरमेंट्स ही अलग अलग है ना। मतलब अगर सेम वैल्यू को डिनोट कर रहे होते फिर तो हम फिर बात करते कि कंपेयर कर लेते हैं। मतलब हाउ कैन वी कंपेयर 5 mm विद 5 सेंटीमीटर, है ना? तो वो धक्के से है कि वो हमें समझ आ रहा है कि हाँ सेकंड प्लेस ऑफ तक मेजर हो गया, तो इसलिए ए कर दिया। 23rd। Coming from 8th floor, just about to reach 4th floor, taking ground floor as origin,
and positive direction upwards. Okay, so the following is correct. तो एक तो उसका x क्या होगा बच्चों? x पॉजिटिव होगा, है ना? जो उसकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव होएगी। और जो उसकी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होएगी। एक्सेलरेशन पे कैसे कमेंट करेंगे हम? कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर जस्ट अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, मतलब वो रेस्ट पे आ रही है, मतलब उसको रिटार्ड हो रही है ना वो, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है। और एक बात समझो आप दूसरी, x पे कैसे कमेंट करोगे? सी x इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, x तो कोऑर्डिनेट है, डेल्टा x थोड़ी है वो। और ओरिजिन क्या दिया हुआ है? ग्राउंड फ्लोर, तो x तो उसका पॉजिटिव ही रहा ना। तो सी आंसर बन जाएगा। आगे अच्छा, इसका ए गिवन है तो इसको सी कर लो बच्चों, 23rd का। ये निष्ठा आपने ना मेरे को मैसेज करना है, मतलब सारे टेस्ट की जो करेक्शंस हैं, फिर मैं करा दूंगा। जो वो पहला भी हुआ था ना, उसमें जो क्वेश्चंस कैंसिल थे वो वाले भी बताने हैं आपने, और अभी वालों भी सब में। 24th। नहीं, वी नॉट इज नॉट इनिशियल वेलोसिटी। वी नॉट तो बस कोई एक कांस्टेंट है, मतलब आपको बस ये बताया कि जो वेलोसिटी वी है वो वी नॉट से हमेशा कम है। कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव है तो यस, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होएगी। ए ठीक लग रहा है, और भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी सेटिस्फाइज माइनस वी नॉट टी से वी नॉट टी। V is instantaneous speed, yes. नहीं, ए कैसे गलत हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज? सर अगर पहले like it is going straight with velocity v and then it returns back with velocity v नहीं, और उससे पीछे चले जाए नहीं, बट उससे तो वी नेगेटिव हो गया ना। आपको तो ये कहा हुआ है कि वी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो नेगेटिव कहेंगे नहीं ना। अच्छा, स्पीड है, राइट राइट राइट। हम्म। हमें कहा है कि स्पीड जो है वो वी से, मतलब जीरो से ऑब्वियसली बड़ी होगी, मतलब इक्वल टू जीरो भी हो सकती है और किसी वी नॉट से छोटी है। तो यस, इस अब एक सही होना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो बीच में टर्न कर सकती है ना। और
बी, बी बच्चों सही है गलत है? जैसे उसके अलावा बाकी देख लो, वो फटाफट पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। इज इट नेसेसरी? नो। है ना, जब वो डायरेक्शन चेंज कर रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। इनफैक्ट एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकती है अगर हम कांस्टेंट स्पीड से मूव करें। और मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट्स, ये भी गलत हो गया, कर सकती है टर्न। तो बी बन जाएगा, है ना? और बी आप समझ रहे हो कि ये कैसे आया? वो एक्सट्रीम्स ले लिए हमने वेलोसिटी के, कि माइनस वी नॉट से वी नॉट। तो क्लियर हो गया बच्चों बी कैसा आया? आगे थर्टी फिफ्थ, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है पार्टिकल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी ट्रू? एक्सेलरेशन जीरो गलत है, एक्सेलरेशन इज बाउंडेड। इसको समझते हैं एक मिनट। डी जो है अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मस्ट कैरी वो कोई, ये डी बच्चों जरूरी है ट्रू होना कि नहीं? तो जरूरी नहीं है ना, वो तो वैसे भी हो सकता है कि किसी और टाइप ऑफ मोशन में भी वो कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर रहा हो ही सकता है। मतलब ये तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर ही हो, है ना? तो ये जो मतलब बी ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज बाउंडेड, इसका मतलब क्या है कि मतलब जो एक्सेलरेशन है वो मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है, मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकती है एक्सेलरेशन। मतलब वो इनफाइनाइट कब होती है एक्सेलरेशन? जब हम सडन चेंज करते हैं, मतलब वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया, वो वाले केस की बात कर रहे हैं। तो क्या इस केस में ऐसा पॉसिबल है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले कांस्टेंट स्पीड से? नहीं, आपको कहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है, तो वो सडन चेंज नहीं कर सकता ना। तो सडन चेंज के लिए तो उसको जीरो करनी पड़ेगी और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इस केस में अगर उसको अपना मतलब डायरेक्शन चेंज करनी भी है तो वो कैसे चेंज कर पाएगा? मतलब वो तो एक तरह से कुछ यू टर्न टाइप्स ले सकता है पार्टिकल, इजंट इट? तो मतलब तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है कि एक्सेलरेशन उसकी कुछ मतलब बाउंडेड ही होगी, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। और हाँ, सी भी ठीक है बिल्कुल, कि प्लेन में ही होएगी एक्सेलरेशन जो भी होएगी, आउट ऑफ प्लेन नहीं हो सकती। बी का एक बार सोच लें, कोई और केस तो नहीं बनता।
मतलब अब बी में एम्बिग्विटी ये है कि मतलब उन्होंने क्लियर नहीं किया। अगर तो हम कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो यस, प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो एक्सेलरेशन मतलब बाउंडेड ही होएगी हमेशा। अगर हम कुछ मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें तो हाँ, वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हाँ जी, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाए और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, है ना? तो मतलब आप बी, सी दोनों ही ठीक कर लो इसमें। और कोई क्वेश्चन बच्चों? 36 three vectors add up to 0, which of the following is false? कुछ मिसप्रिंट लग रहा है ना, कि क्या बात करना चाह रहे हैं वो, डॉट प्रोडक्ट की या क्या? इनफैक्ट चारों में ही नहीं क्लियर हो रहा। उसमें पता नहीं क्या लिखा है, ए कॉमा बी सी। इसको कैंसिल कर दो बच्चों, 36 को। आगे बच्चों। 37 mod of a plus b is equal to mod a. This necessarily implies that इसमें तो b 0 ही होना पड़ेगा, तभी ऐसा आ सकता है। Is it? हाँ, तो फिर d भी हो सकता है, यस। तो मतलब इसका a और d दोनों ठीक है। बी गिवन नहीं, बी नहीं है। इसका ए डी कर लो बच्चों। और बच्चों? PQ are physical quantities having different dimensions. Which of the following combinations can never be a meaningful quantity? तो जो एक तो मतलब वैसे थोड़ा क्लियर हो रहा है कि मतलब आर भी होगा, है ना, ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन में मतलब मिसप्रिंट है। तो ए और डी मीनिंगलेस हो गए ना, क्योंकि आप अलग अलग डायमेंशंस की क्वांटिटीज को तो ऐड ही नहीं कर सकते।
राइट? हुँ, ठीक है, मतलब मैं समझ सकता हूँ वो इसका आंसर आइडियली मतलब एडी और सिर्फ ए होना चाहिए कि मतलब लिखा नहीं है तो हो सकता है आपने सोच लिया हो कि आर तो कुछ भी हो सकता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आर की डायमेंशंस अलग ही हों, ये लिखा नहीं हुआ, है ना? तो इसका एडी और ए अलोन। आगे 74 काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाँ, कर लो। मतलब दोनों ठीक है बट कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी आएगा। ठीक कर लो इसका ना 74 का बी आएगा। ये बिल्कुल ठीक है। करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड मतलब इसका रीज़न यही है कि वो वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करता। मतलब इसका ए आएगा। ठीक है बच्चों? हुँ। आशीष क्या डाउट था आपका बताओ मुझे? 1 सेकंड मैं खोलता हूँ। अच्छा तो जो क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो वो जो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना हैंगिंग चेन हम इसमें जब वो निकालते हैं आशीष एक बार बताना मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो डाउट था कि जैसे जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कि चेन
पहले कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, फिर कुछ पार्ट हैंग कर रहा है। तो जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, मतलब हम जो नॉर्मली ये कह देते हैं ना कि mg डेल्टा y cm, है ना? तो यहाँ पे cm किसका लेना है? जो पूरी चेन है या जो हैंगिंग पार्ट है उसका? है ना? यही है ना डाउट? तो यहाँ पे हम जो लेते हैं, हम सिर्फ हैंगिंग पार्ट का लेते हैं, ठीक है? दिस इज मतलब ये जो रिजल्ट है ये एप्लीकेबल ही उस पार्ट के लिए ही है जो पार्ट आपका मतलब एक तरह से हवा में है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे तो आपका एक तरह से एम भी चेंज हो रहा है कि मतलब अगर आपकी पहले ये चेन है, बाद में मतलब ऐसे हो गया कुछ, तो तो आपकी फर्स्ट केस में जो बॉडी है वो ये वाली है, इसका सीएम लिख के आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। सेकंड केस में आपकी जो बॉडी है वो ये वाली है, तो आप इसका सीएम लिख के इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। मतलब यहाँ पे आप पूरी चेन की इसके सीएम डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है आशीष? वो रोटेशन में मतलब पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती थी ना हमेशा, रोटेशन में कभी ऐसे पार्शियल बॉडी का चक्कर नहीं पड़ा था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आंसर आ ही जा रहा था। रोटेशन में तो हम सारा रिजिड बॉडीज के लिए पढ़ते हैं ना, ये कंसेप्ट तो नॉन रिजिड बॉडी हो गई। राइट आशीष, यही था कुछ और भी था? ये वाला कुछ था, ये जो आपने दिया कि ऐसे एक चेन है, अच्छा ये वाला जो मैंने बनाया ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? इसमें भी वही बात है कि जो हवा में पार्ट है, जो वाई में पार्ट है, उसका सीएम लेना है। हम्म। अच्छा, तीसरा था कि जहाँ पे इम्पल्स लगती है कोई भी, क्या हम वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जहाँ पे भी कुछ झटके से हो रहा होता है वहां पे मतलब एनर्जी लॉस का चांस होता है, तो इसलिए वहां पे हम वर्क एनर्जी नहीं लगा सकते। ओके। तनवीर, आपका डाउट था? ये क्या होगा?
ओए कहाँ गया सर? बच्चों ये क्या हुआ एकदम? ये क्या गायब सब? स्ट्रेंज। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन था, ये आई थिंक हमारी 3A का है कि इस साइड मंकी है, मंकी रोप क्लाइंब कर रहा है, कि पहले तो वो इतनी एक्सेलरेशन से क्लाइंब कर रहा है कि ही इज जस्ट एबल टू लिफ्ट दिस मास कैपिटल एम। तो अगर मास कैपिटल एम को लिफ्ट करना है तो बेसिकली टेंशन कितनी चाहिए हुई आपको? कैपिटल एम जी। तो मंकी का एफबीडी क्या बन गया? कैपिटल एम जी स्मॉल एम जी। तो उससे आप उसकी एक्सेलरेशन निकाल लोगे। ठीक है जी। अब सेकंड केस में आपको पूछा गया है कि अब मंकी बस रोप को पकड़ के खड़ा हो गया, मतलब उसने मास एम को हवा में उठा लिया, नाउ मास एम इज इन ग्राउंड, अबव ग्राउंड, और मंकी मतलब अब कुछ इस तरह से है। बट अब वो मूव नहीं कर रहा, अब मतलब उसको रोप को पकड़ के रखा हुआ है उसने। तो अब ये कैसा केस बन गया? सिंपल टू ब्लॉक सिस्टम, जहां दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। तो इस केस में क्या एक्सेलरेशन आती होती है हमें पता ही है, एम माइनस एम इंटू जी ओवर एम प्लस एम। राइट, इधर से क्या आएगी? एम माइनस एम जी अपॉन एम अलोन। क्लियर तनवीर? तनवीर है अभी? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अच्छा है। हाँ भाई तनवीर। स्यूडो फोर्स हम तो अर्थ फ्रेम में कर रहे हैं ना, तो स्यूडो फोर्स का क्या रोल है? हाँ तो हम उसके फ्रेम में नहीं कर रहे ना, हम तो अर्थ फ्रेम में ही कर रहे हैं कि यस मंकी स्टॉप्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, इसीलिए हमने मंकी और स्ट्रिंग की एक्सेलरेशन सेम मान के सॉल्व कर लिया ना।
ओके, राइट बच्चों, तो अब भी आई थिंक अब वो जो बर्ड केज वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि मतलब वो कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि ऐसे केज के अंदर बर्ड है और इस केज को आपने एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, तो व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन? तो मुझे यहाँ पे क्या होता है कि दो केस बनते हैं कि ये ओपन केज है या ये क्लोज्ड केज है, ठीक है? अगर तो ये ओपन केज है, राइट, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बेसिकली बर्ड ने अगर ऊपर को उड़ना तो बर्ड एयर को नीचे धक्का मार रही है ना? ये बात तो पक्का है। इस चीज को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि केज क्लोज्ड है या ओपन है। इन ईदर केस अगर बर्ड को ऊपर उड़ना है तो उसको नीचे वाली एयर को धक्का मारना पड़ेगा, ठीक है? अब जब ओपन केज होती है तो हम ये मान सकते हैं कि भाई जब एयर को धक्का मारा तो एयर साइड से निकल गई, राइट? वेराज जब क्लोज्ड केज है तो हम ये कहते हैं कि जब एयर को नीचे धक्का मारा तो अब एयर कहीं जा तो सकती नहीं, तो एयर वही धक्का नीचे को मारेगी। तो तो ओपन केज में भी से कि कोई फर्क नहीं पड़ा रीडिंग पे, क्लोज्ड केज में भी से कि जो नीचे वाली रीडिंग है वो बढ़ जाती है। ओके, चलो ठीक है बच्चों। अब आई थिंक अगले आपके चैप्टर्स अब रोटेशन वाले हैं, है ना? तो आई थिंक इस वीक तो अब नहीं है ना क्लास अपनी? ठीक है, तो इस वीक नहीं होएगी बच्चों, नेक्स्ट वीक होएगी क्लास अपनी अब, ठीक है? चलो, ओलंपियाड्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट ओपन है, आपने देने फिजिक्स के। बायो के, अच्छा, बायो तो कोई बाई चांस 12th का बच्चा दे ही नहीं रहा। मैं आपको पीडीएफ भेज दूं बच्चों? केमिस्ट्री का तो बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं है, उसमें तो अभी बहुत सिलेबस मिसमैच होगा, तो वो इकट्ठे होता है ना पूरा, तो केमिस्ट्री तो आपका बहुत ही कम कवर होगा।
तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ना आपके ग्रुप पे प्रीवियस ईयर के कुछ पीडीएफ शेयर करूँगा, वो आप प्रैक्टिस के लिए दे देना बच्चों, ठीक है? चलो, ओके बच्चों, देन बाय।